नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ड्स और इस वक्त हमारे साथ द न्यूज वर्ड्स के संपादक और बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। सर से बात होगी तीसरे चरण के चुनाव को लेकर। बिहार में तीसरे चरण के चुनाव में 6 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और एक सीट और है, मैं भूल रहा हूं, सर बताएंगे। झंझारपुर, मधेपुरा, अररिया, खगड़िया और सुपौल, इन 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। क्या गणित है सर इन 5 लोकसभा सीटों का? और फिर 3 सीटें जेडीयू की सीटें हैं। जेडीयू के लिए चुनौती लगता नहीं मुश्किल होती जा रही है? नहीं, पूरे बिहार में 40 लोकसभा की सीटें हैं और 2 चरणों में। फर्स्ट फेज में भी 5 सीटों के लिए, सेकेंड फेज में भी 5 सीट के लिए और थर्ड फेज में 6 मई को 5 सीटों के लिए। आपने ठीक ही अपनी प्रारंभिक चर्चा में बात बताई है अपने दर्शकों को कि अररिया, खगड़िया, मधेपुरा, सुपौल और झंझारपुर सीटों के लिए ये थर्ड फेज में चुनाव होने जा रहा है। और 2 चरणों के चुनाव में प्रधानमंत्री 4 दौरा हो चुका है। मुंगेर भी आए थे, अररिया भी गए थे। वो वही सीट है जहां 5वें फेज में चुनाव होने जा रहा है। अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि लोकसभा के पिछले चुनाव में 40 में 39 सीटें एनडीए ने जीती थी। क्या बिहार में लाख टके का सवाल यही है कि एनडीए की धाक रहेगी कि नहीं रहेगी? इस बार महागठबंधन में बड़ी चुनौती पेश कर दी है लालू प्रसाद के फिजिकल प्रेजेंस के बाद, और जिस ढंग से उन्होंने टिकट का बंटवारा किया है, न सिर्फ अपनी सीटों के लिए, सहयोगियों की सीटों के लिए सीटें भी तय की है और कैंडिडेट भी तय किया है और भरसक एक नया सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की। तो मैं मानता हूं कि बिहार में एनडीए के लिए सचमुच महागठबंधन की ओर से कठिन चुनौती है और खुद जीती हुई सीटों पर फिर जीत बरकरार रखना उससे बड़ी की चुनौती है। तो अब एक एक करके आप जरा सा उन चीज़ों को समझना, हम समझते हैं कि अपने दर्शकों को समझना चाहिए कि आखिर थर्ड फेज में क्या होगा। देखिए, मैं मानता हूं कि झंझारपुर में ट्रेंगुलर फाइट होने जा रही है इस बार। अब तक तो बिहार में 2 महागठबंधनों के बीच, एनडीए के बीच और महागठबंधन के बीच ही लड़ाई समझ में आ रही थी, लेकिन कम से कम बिहार की 10 से अधिक ऐसी सीटें हो गई हैं जहां कैंडिडेट विशेष के कारण उस कंस्टिट्यूंसी में वहां जो सामाजिक समीकरण है, मतलब विभिन्न जाति समूह का जो मतदाताओं की उपस्थिति है, इससे अब तिकोनी लड़ाई हो गई है। तो झंझारपुर अति पिछड़ा बहुल क्षेत्र माना जाता है और वहाँ रामप्रीत मंडल जदयू के सिटिंग एमपी हैं और वहाँ से राजद ने इस बार सुमन कुमार महासेठ को कैंडिडेट बना दिया है। अब वो धनबल में तो किसी भी कैंडिडेट से बड़े कारोबारी हैं, मधुबनी में उनकी धाक पहचान है इस रूप में। और वहीं गुलाब यादव जो मधुबनी में एक इधर हाल के वर्षों में एक अपनी धाक जमा ली है, खुद परिवार से केएमएलसी है, पत्नी वहाँ जिला अध्यक्ष हैं और लालू प्रसाद से बागी बन के वो राजनीति कर रहे हैं। तो अभी तो हो गया था कि वीआईपी की सीट है वो महागठबंधन में, तो वीआईपी की ओर से था कि गुलाब यादव को टिकट मिल गया है, लेकिन लगता है कि लालू प्रसाद ने बात नहीं बनने दी और अंततः फिर मुकेश सहनी ने वहाँ सुमन कुमार महासेठ पर भरोसा किया है, वहाँ कैंडिडेट हैं, तो वहाँ तिकोनी लड़ाई है। और मुझे लगता है कि गुलाब यादव जो बसपा के उम्मीदवार हैं, उनके रहने से कहीं ना कहीं ये लाभ एनडीए को मिलेगा, जदयू को मिलेगा। तो तिकोनी लड़ाई में फिलहाल यही लगता है कि वहाँ जो एंटी लालू वोट है उसका डिवीजन होगा और वहाँ एनडीए की राह, जदयू की राह आसान होती दिखती है। अब अंततः तो 6 मई को मतदान होगा, वहाँ जनता का क्या जनादेश होता है वो है, लेकिन तस्वीर वहाँ की यही बनी है। दूसरी सीट खगड़िया आई है। खगड़िया में सिटिंग एमपी चौधरी महबूब अली कैसर थे। अब वो लोजपा में जो झगड़ा हुआ चाचा भतीजे में, उन्होंने शुरू में पशुपति पारस का साथ दिया। चौधरी महबूब कैसर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, एक बड़े ही, उनके पिताजी भी बिहार के बड़े ही प्रतिष्ठित राजनेता थे। और इस बार जो पाला बदला अंत में, तो फिर वो चिराग पासवान के करीब हुए थे, लेकिन बात नहीं बनी। चिराग पासवान ने उनको तवज्जो नहीं दिया, तो बेटिकट हो गए और बेटिकट ही नहीं, वो घर बैठना पड़ा, चुनाव से बाहर हो गए हैं। अब उन्होंने अंत में पार्टी छोड़ दी है, राजद ज्वाइन किए हैं। राजद, लालू प्रसाद ने उनको पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया है। अब इस चुनाव में वो वहाँ स्वाभाविक रूप से उनकी भूमिका होगी कि किसी हाल में चिराग के जो कैंडिडेट हैं वहाँ, क्या नाम है,
राजेश वर्मा वो नहीं जीत पाए। प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से उनकी भूमिका यही होगी। अब वहाँ दो कुशवाहा जाति के ही सीपीएम की सीट मिली है वहाँ, मतलब इस बार जो वहाँ मुकाबला है वो दो नए चेहरे हैं। अब उसमें इस सीधी लड़ाई में अंततः क्या स्थिति होती है, जो लोजपा का कैंडिडेट है, जो रामविलास पासवान की पार्टी, चिराग पासवान की पार्टी का जो कैंडिडेट है, उसका तो नरेंद्र मोदी का नाम चेहरा पर ही उनकी किस्मत तय होनी है। चुनाव की दृष्टि से हालांकि पहले भी वो चुनाव लड़े हैं, शायद डिप्टी मेयर रह चुके हैं, यंग हैं। अब वो देखना है कि वहाँ लवकुश समीकरण कितना काम आता है उनके लिए, और सीपीएम का जो कैंडिडेट है उसके लिए एम/बाई समीकरण कितना काम आता है। फिर वो सीट है आपके अररिया की। अररिया की सीट बीजेपी के सिटिंग सांसद हैं प्रदीप सिंह, और वहाँ उनके खिलाफ इस बार राजद ने तस्मुद्दीन के बेटे को कैंडिडेट दिया है, वहाँ छोटे बेटे को। अब वहाँ लड़ाई सीधी है, और वो इलाका मुस्लिम बहुल भी क्षेत्र है, हिंदू मुस्लिम करके वहाँ मतदाताओं की गोलबंदी अंतर होती है, और वे तय होना है कि उस क्षेत्र में फिर बीजेपी इस बार अपनी जीत दर पर उस सीट को बचाना उसके लिए बड़ी सीमांचल में वो यही सीट है जहां बीजेपी लड़ती है। अन्यथा किशनगंज सीट, पूर्णिया सीट, कटिहार सीट, ये सारी सीट तो जदयू के जिम्मे रही है। अब मधेपुरा की सीट आई है। मधेपुरा में तो कहते हैं कि वो यादव बहुल क्षेत्र है, जैसे आप कहते हैं कि रोम पोप का, वो बिहार में मानते हैं लोग कि मधेपुरा गोप का। अब वहाँ दो यादव ही प्रमुख रूप से उम्मीदवार हैं, चंदीप हैं इधर राजद से, और उधर से दिनेश चंद्र यादव जदयू के कैंडिडेट। पहली बार 2019 के चुनाव में दिनेश चंद्र यादव वहाँ से जीते थे। इसके पहले मधेपुरा में कभी शरद यादव, कभी लालू प्रसाद भी वहाँ के सांसद रह चुके हैं। पप्पू यादव भी सांसद रहे। आपको याद होगा कि पप्पू यादव को लालू प्रसाद ने कहा था कि आप मधेपुरा से लड़ो, अपनी पार्टी का मेरे साथ विलय कर लो। पप्पू यादव मधेपुरा से सांसद भी रह चुके हैं, लेकिन उन्होंने नहीं बात मानी और ने कहा कि नहीं, मधेपुरा मेरे लिए चुनाव लड़ना आत्मघाती होगा। वो पूर्णिया से लड़े, कांग्रेस में बात नहीं बनी, राजद ने नहीं उन्हें कैंडिडेट बनने दिया कांग्रेस का, तो निर्दलीय लड़े। अब ये बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि अब तो सेकेंड चॉइस है वहाँ राजद का जो कैंडिडेट है, वो तो लालू प्रसाद ऑफर दे रहे थे पप्पू यादव को, तो उस सीट पर फिर राजद को वहाँ फतह करना एक कठिन चुनौती है। फिलहाल अभी दो स्थिति जो मधेपुरा में है, सबों की निगाह यही है कि इस बार क्या होगा। फिर दिनेश चंद्र यादव वहाँ जीतेंगे कि राजद कुछ अपना नया करतब दिखाएगा। एक सीट है सुपौल की। सुपौल में भी वो सीधा मुकाबला है। वहाँ सुपौल में दिनेश कामत वहाँ कैंडिडेट हैं, उनके खिलाफ चंद्रहास चौपाल कैंडिडेट बनाए गए हैं। बैनाथ महतो भी वहाँ कैंडिडेट हैं। अंत में यदि बैनाथ महतो कारगर हुए तो वहाँ तिकोनी लड़ाई हो सकती है। और सबों की दृष्टि है कि सुपौल में इस बार क्या होगा। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि 5 सीटों का जो थर्ड फेज में चुनाव हो रहा है, एनडीए के लिए एक कठिन चुनौती है। और वहीं विपक्ष को तो खोने के लिए कुछ है नहीं, सभी सीटों पर उसकी दावेदारी है। जैसा मैंने आपसे प्रारंभ में ही कहा कि खगड़िया में सीपीएम लड़ रही है, और जो सीटें हैं, एक सीट वीआईपी लड़ रही है झंझारपुर में, 3 सीटों पर राजद की दावेदारी है। उसी तरह से इधर भी 3 सीट पर जदयू की दावेदारी है। एक सीट बीजेपी के हाथ में, एक सीट चिराग पासवान की पार्टी है। ये महागठबंधन में बड़ा दिलचस्प मुकाबला है थर्ड फेज में। और फिर सबों की निगाह टिकी है कि ये जो 15 सीट अब हो जाएगी थर्ड फेज मिला करके एनडीए के लिए, जो बिहार में चुनौती है, फिर दोबारा वो 19 के तरह जीत बरकरार रखना, वो देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मुझे तो लगता है कि वो जीत को दोहराना महागठबंधन के लिए तो कुछ खोने के लिए नहीं ही पाना है, और राजद को शून्य से शिखर पर जाने का अवसर आया है। लेकिन एनडीए के लिए फिर से वो सभी सीटों पर जीत बरकरार रखना सचमुच मैं मान रहा हूँ कि कठिन चुनौती है। चलिए, तो एनडीए के लिए कठिन चुनौती है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।